या व्यक्तिगत भिन्नता, जैसे आप में और हमारे में समानता नहीं है, व्यक्तिगत भिन्नता है। और व्यक्तिगत भिन्नता अच्छा पॉजिटिव माना जाता है के आधार पर पार्क हर्ष ने बालकों के लिए शिक्षा का कौन सा तंत्र या पद्धति दी थी। पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पर आप पूरा नाम अगर नोट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। जो नाम है दोस्तों हेलन पार्क हर्स्ट है, इनको हम लोग श्रीमती या मिस हेलन पार्क हर्स्ट के नाम से जानते हैं। चूंकि ये फीमेल थी इसलिए हेलन पार्क के आगे मिस हेलन पार्क हर्स्ट लगता है। और दोस्तों चूंकि ये अमेरिका के रहने वाली थी और अमेरिका में एक छोटा सा गांव है, उस गांव को हम डाल्टन के नाम से जानते थे और इसी गांव में एक्सपेरिमेंट और इधर ही पे रहने के कारण इस मेथड का नाम डाल्टन विधि पड़ गया, जिसको वर्तमान में हम ठेका या कॉन्ट्रैक्ट विधि के नाम से भी जानते हैं। 8 से 12 वर्ष के बालकों के लिए पूरी की पूरी क्लास को हम लोग एक्सपेरिमेंटल लैब में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण ये खोज प्रधान विधि हो जाती है, बाल केंद्रित विधि हो जाती है, जिसको हम डाल्टन या ठेका विधि के नाम से जानते हैं। मिस हेलन पार्क हर्स्ट, ए विकल्प 100% यहां पर राइट होगा। इस विधि की एक महत्वपूर्ण खास बात यह होती है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे घर पे पेंटिंग करने वाले आपको घर पेंटिंग कराते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करा लेते हैं, ठेका करा लेते हैं, वो अपना लगे लगे काम करता रहता है। तो ठीक इसी प्रकार टीचर स्टूडेंट के बीच में एक ठेका या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 10 से 15 से 20 दिन का। बालकों को वो होमवर्क दे देते हैं और बालक स्वतंत्र है अपने अनुसार काम करने के लिए। और जब बालक उस काम को कर लेते हैं तो उसकी फीडबैक प्राप्त करने के लिए वो अपने टीचरों से संपर्क करते हैं और टीचर केवल और केवल इस विधि में सहायक करता, सुगम करता या मदद करता की भूमिका अदा करेगा, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता बाल केंद्रित होने के कारण। उम्मीद है यहां पर आप लोग ये विकल्प सही कर लिए होंगे। अब यहां पर खेल विधि की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, खेल विधि के पिता अगर कोई माने गए हैं तो वो आपके कॉल्डवेल कुक हैं। पूरा नाम हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं और कुक ने ही अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम प्लेवे था और इस प्लेवे को ही हम हिंदी में खेल विधि के नाम से जानते हैं। उम्मीद है यहां तक आप कर पा रहे होंगे। अगर आपसे प्रोजेक्ट विधि की बात कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक ने दी थी, जो जॉन डीवी के विचारों पर आधारित थी। और जॉन डीवी के विचार जो थे वो प्रयोजन या उद्देश्य से केंद्रित थे। यहां तक आपको पता चल गया होगा। किंडरगार्टन जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ बाल बगीचा होता है, ये किंडरगार्टन शब्द के या केजी के पिता आपके फ्रॉबेल माने गए हैं और केजी का अर्थ होता है बालकों का बगीचा, जहां पुष्प या फ्लावर बच्चे होते हैं, माली जो होता है आपका टीचर होता है और बगीचा आपका स्कूल का परिसर होता है। और जिस प्रकार फ्लावर का विकास भीतर से बाहर नेचुरल तरीके से होता है, ठीक उसी प्रकार बालक का विकास भी भीतर से बाहर नेचुरल तरीके से होगा। आई होप यहां तक जो भी जानकारी हमने आपको बेसिक फंडामेंटल यहां पर प्रेजेंट किया आप यहां पर समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो आप लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चंस पर आते हैं और सेकंड क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने देखिएगा। बोलता है कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। यानी कि एक यहां पर कोई मेथड ऐसा है जिसको हम औपचारिक का अर्थ होता है फॉर्मल, स्कूल में इंस्टीट्यूशन में, ध्यान रखना औपचारिक हो गया, कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। अरे साहब, आगमन तो उदाहरण पर आधारित होती है, प्रयोग पर आधारित होती है, इसको तो हम लोग क्लास में इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। अरे भाई, प्रयोजन आपका प्रोजेक्ट होता है और प्रोजेक्ट आपके बाल केंद्रित होते हैं। स्कूल में हम बच्चों को प्रोजेक्ट जानबूझ के देते हैं ताकि बच्चे स्वयं करके सीखें। ये भी आपका स्कूल में इस्तेमाल क्लास में करेंगे।
और हम चाहेंगे कि बच्चा एनालिसिस करके सीखे, ताकि चीजों को तोड़ तोड़ के उसका तार्किक क्षमता का निर्माण हो। विश्लेषण का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन स्वाभाविक सी बात है निगमन यहां पर बेहतर नहीं माना जाएगा, क्योंकि निगमन यहां पर सूत्रों को या तथ्य को या नियम को रटने की वकालत करता है, और रटने की वकालत करने के कारण इसको क्लास में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये इतना उचित रिजल्ट या परिणाम नहीं देगा, क्योंकि रटने से बच्चों की कभी भी खोज क्षमता का निर्माण नहीं होता। इसलिए निगमन बहुत बेहतर नहीं माना जाता। आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे। यहां पर तीसरे नंबर का प्रश्न देखिएगा। इस अवस्था को मिथ्या नहीं है, इसको हम मिथ्या कर लेते हैं। मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिएगा। पूछा गया है किस अवस्था को, स्टेज को यहां पर हम मिथ्या परिपक्वता के नाम से, सीडियो मैच्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। पहला वाला शैशवावस्था, देन आफ्टर आपका बाल्यावस्था, देन आपका किशोरावस्था, फिर आपका प्रौढ़ावस्था। बहुत शानदार प्रश्न। याद रखिएगा दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं रॉस, ध्यान रखना। रॉस ने कहा है कि जो 9-10 साल के बच्चे हो जाते हैं ना, 10-11 साल के, जो बाल्यावस्था, जो उत्तर बालकाल का समय होता है, प्रारंभिक नहीं, 9-10 वर्ष की आयु बाल्यावस्था का अंत होता है। तो 9-10 वर्ष का समय जो उत्तर बालकाल का समय है ना, रॉस के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था के अंत में बच्चे अपने आप को ऐसे दिखाना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसे दर्शाएंगे जैसे वो बहुत बड़े हो गए हैं, बड़ों की तरह बर्ताव करेंगे, मैच्योर हो गए। वास्तविक में नहीं हुए, लेकिन उनका प्रदर्शन एक झूठा प्रदर्शन है, जिसको हम मिथ्या परिपक्वता के नाम से जानते हैं। और बालकों का यह व्यवहार जो है वो आपका बाल्यावस्था में उत्तर बाल्यावस्था से रिलेटेड है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और रॉस साहब ने यह बताया भी है, 9 से 10 वर्ष की आयु में बच्चा झूठा बड़ा बनने का प्रयास करेगा। इसलिए सारे के सारे बच्चे यहां पर बी आंसर, बेहतर करेक्ट आंसर की ओर प्रवेश करिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न पर आते हैं। यहां पर चौथा प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर ध्यान से देखते हुए चलिएगा। गोलमैन का नाम जाना जाता है। अरे भाई, कितनी बार हम लोगों ने यहां पर डैनियल गोलमैन की बात कर रखी है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, डैनियल गोलमैन का नाम हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बुद्धि के सिद्धांत के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए बिल्कुल नहीं, संवेगात्मक बुद्धि के लिए सीधी सी बात है, सी विकल्प आप राइट आंसर लगाइएगा। आइए दोस्तों, मैं आपको गोलमैन का कॉन्सेप्ट, डैनियल गोलमैन के कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पूछे तो इमोशनल का अर्थ भावात्मक या संवेगात्मक बुद्धि के नाम से जानते हैं। और डैनियल गोलमैन का मानना था कि व्यवहारिक जीवन जीने के लिए 80% योगदान इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। दोस्तों, 1990 के दशक में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं। एक व्यक्ति का नाम हुआ करता था डॉक्टर पीटर सैलोवे, पूरा नाम डॉक्टर पीटर सैलोवे, और डॉक्टर मेयर। ये 2 साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1990 के दशक में सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। लेकिन बात तो महत्वपूर्ण यह है कि इन लोगों ने स्टार्टिंग करी, लेकिन उस स्टार्टिंग को बेहतर से बेहतर करने का काम अगर किसी ने किया तो वो डैनियल गोलमैन ने किया था। इसलिए डैनियल गोलमैन को संवेगात्मक बुद्धि का पिता माना जाता है। और इन्होंने बताया कि दैनिक जीवन में जो सफल व्यवहारिक बुद्धि होगी उसमें 80% योगदान जो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। देखो, कोई भी व्यक्ति जीवन में जब अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल कर रहा है और संवेगों पर नहीं, देखो जीवन में कभी भी संवेग के आधार पर इमोशनल होकर बेहतर निर्णय नहीं लिए जा सकते। तो उस इमोशंस को किस तरीके से इस्तेमाल, अपना ताकत बनाना है, उसमें विवेक, अपना प्रज्ञा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, देखो व्यवहारिक जीवन में आप कितने परसेंटेज के साथ हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप मार्केट में अपनी बातों से, अपनी निपुणता से, अपने कौशल से किसको किस तरीके से प्रभावित कर सकते हो। तो
दोस्तों एक जो व्यवहारिक इंटेलिजेंस है, जो संवेगों से बिल्कुल गाइड ना होकर संवेगों को नियंत्रित करे और विवेक का इस्तेमाल करे, वो 80% इंटेलिजेंस डैनियल गोलमैन का है। और गोलमैन ने भी कहा भी था कि संवेगात्मक बुद्धि आईक्यू से बड़ी होती है, ये उनकी पुस्तक का नाम भी था, यहां पर ध्यान रखना। 5वें पॉइंट पर आते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है और 5वें क्वेश्चन को यहां पर ध्यान से देखिएगा। क्या बोलता है यहां पर, शिक्षण के संबंध में शिक्षण स्तर का सही क्रम क्या होगा। स्मरण यानी कि मेमोरी लेवल, ठीक है, सबसे पहले मेमोरी लेवल ही आया था और शिक्षण के 3 ही स्तर होते हैं। चिंतन बाद में आता है, ध्यान रखना, बोध सेकंड पे आता है समझ से, इसलिए आपका ए विकल्प आपका गलत हो जाएगा, दिख भी रहा है। आगे आएंगे, सेकंड देखते हैं। ये मेमोरी लिखा है, बिल्कुल बात सही है, प्रारंभ में मेमोरी लेवल। दूसरे पर समझते हैं, अर्थ करते हैं। अर्थ का अर्थ होता है समझ, मीनिंग करना। जिसको अर्थ समझ में आ गया तो उसको बोध हो ही जाएगा। और एंड में हम चिंतन करते हैं, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन। तो पहला, दूसरा, तीसरा 100% आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही होगा। जैसा कि आपने देखा होगा, प्रारंभिक स्तर पर विषय वस्तु सरल होती है, जहां बच्चे वस्तु को याद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर, जब सेकेंडरी स्तर पर जाते हैं तो हम समझ का निर्माण करते हैं, बोलते हैं कि समझा के दिखाओ, इसका अर्थ समझा के बताओ, तो वो अंडरस्टैंडिंग बोध स्तर। और तीसरे स्तर पर जब बच्चा किशोर हो जाएगा ना, तो वो अमूर्त चिंतन करेगा, जो चीज नहीं भी है उसके बारे में भी परिकल्पना या अमूर्त चिंतन या बारीक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन या आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचेगा समस्या का समाधान किस प्रकार का। वो आपका 3 इस प्रकार का है। हमको उम्मीद है यहां तक आपको जानकारी मिल गई होगी। 3 ही स्तर होते हैं और स्मरण निम्न स्तर है, अच्छा नहीं माना जाता। बोध ठीक है, जबकि चिंतन उच्च स्तर है और उच्च होने के कारण चिंतन वाले को हम लोग परावर्ती के नाम से या समस्या समाधान के नाम से या इसको हम नवाचार के नाम से या इसको हम आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इधर से हम नवीन तरीके की सोच किशोरावस्था में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर के प्रश्न पर। यहां पर क्या होगा, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। अरे भाई, जब बच्चा नर्सरी किंडरगार्टन में होता है ना, तो मम्मी पापा बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, खेलेंगे, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इसको स्कूल भेज देते हैं। चलिए, इनमें से 6ठे का, जैसे कि आपने किंडरगार्टन विधि दी होगी, यहां पर बहुत बेहतर तरीके से किंडरगार्टन को आपने, राधिका साहू हैं यहां पर, गुंजा हैं, कल्पना है, राही हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत शानदार प्रश्न है। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी खेल विधियां हैं, किंडरगार्टन हो गया, नर्सरी विधियां हो गई, ये जब बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं ना, तो बच्चे खेल खेलते हैं। खेल खेलने का पर्पस है कि बच्चों की मांसपेशियां जो है वो खुलेंगी, उनमें खिंचाव उत्पन्न होगा, जिसके कारण उनमें ग्रोथ तो होगी होगी, और साथ में खेल खेलने से हमारा दिमाग भी जो होता है वो संतुलित होता है। और खेल विधियां कभी भी किताब सेंटर नहीं होती, तार्किक नहीं होती। खेल विधियां का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों को स्कूल भेजकर बच्चों को खेल की ओर आकर्षित करना, क्योंकि खेल से बच्चों की फिजिकल ग्रोथ होती है आपकी। इसलिए ये वृद्धि विकास के एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, जैसे कि सी आपका 100% होगा। और यहां पर किंडरगार्टन हो गया, जैसे खेल विधि हो गई, यहाँ खेल खेल में सीख कर हम अपने दिमाग को भी चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। जैसे किंडरगार्टन, मैंने आपसे एक नाम बोला मैंने आपके सामने। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चंस में आएंगे। इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। अरे भाई, अधिगम के स्तर तो 3 ही होते हैं, सामान्यतः शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। एक स्मृति स्तर, दूसरे नंबर पर आता है समझ, जिसको अर्थ का अर्थ होता है, अर्थ यानी कि मीनिंग समझाना, और तीसरा जो होता है जो अमूर्त चिंतन से है, जिसको हम चिंतनशील या परावर्ती के नाम से जानते हैं। अरे भाई, 3 ही लेवल होते हैं, विभेदीकरण लेवल नहीं होता, इसीलिए जो गलत पूछा गया था, ए विकल्प, ए फॉर एप्पल, 100% आपको पता होना चाहिए
कि साहब सर ने तो आप लोगों को बताया था कि बच्चे जब छोटे हैं तो मेमोराइज कर लेते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं सर समझ आना चाहिए, बोध, अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग समझ में आना चाहिए, अर्थ। और तीसरा, बच्चे खोजी होते हैं, परावर्ती, जहां पर बच्चे अमूर्त अपसारी चिंतन वगैरह करते हैं, उच्च कोटि का ध्यान में रखिएगा, यहीं पे आउट ऑफ द बॉक्स आएगा यहां पर अपसारी चिंतन वगैरह। सीधी सी बात है, जैसे जैसे बच्चे जाएंगे लेवल, आयु बढ़ने से उनका समझदारी का स्तर भी बढ़ता जाएगा। ये आंसर लगाना है। आगे आते हैं, यहां पर 8वें नंबर का प्रश्न है, और 8वें नंबर का प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है, सारे के सारे यहां पर आंसर देंगे ए फॉर अपना। देखो क्या बोलता है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ऊर्जा बल के लिए यहां पर ध्यान रखना, लिबिडो शब्द भी आया है यहां पर। ऊर्जा बल को बाहर की ओर व्यक्त करना, आप चूंकि बाहर की ओर व्यक्त करना है तो सीधी सी बात है, यहां किसी कला और ज्ञान की तो बात धार्मिक तो हो ही नहीं रही है, यानी कि वो अपने व्यवहार को इंट्रोवर्ट, आंतरिक ना कर कर बाहरी कर रहा है, यानी कि सी विकल्प आपका स्वाभाविक, आपका हमको यहां पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि सर बाहर की ओर आना या खुलना या एक्सप्रेस करना अंतर्मुखी प्रतीक नहीं है, बहिर्मुखी स्वभाव का प्रतीक है, अपनी एनर्जी को बाहर की ओर शो कर रहे हैं यहां पर। उम्मीद है कि यहां पर सी आपका राइट आएगा। आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर का प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग 9वें नंबर का प्रश्न 100% सही करने वाले हैं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। देखिएगा यहां पर लॉरेंस कोहलबर्ग की बात आई है, और लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। अरे भाई, लॉरेंस कोहलबर्ग ने सोच के बताओ, जब 3 लेवल दिए थे, लेवल 1 पूर्व परंपरागत, लेवल 2 परंपरागत और लेवल 3 उत्तर परंपरागत, और हर लेवल में 2-2 अवस्थाएं बताई, S1, S2, S3, S4, S5, S6। जैसे S1 दंड आज्ञा पालन है, S2 आदान प्रदान और अहंकारी से है, तीसरा गुड बॉय गुड गर्ल से है, चौथा लॉ एंड ऑर्डर से है, 5वां नियमों में परिवर्तन है, 6वां सार्वभौमिक नैतिकता से है। और जब क्वेश्चंस की डिमांड में बोल दिया कि नैतिकता है ही नहीं है, नैतिकता की अनुपस्थिति, 3 में नैतिकता आ जाएगी, 4 में आ जाएगी, अरे भाई सीधी सी बात है, स्तर 1 जो है वो आपका, लेवल 1 जो है वो पूर्व परंपरागत से है, और पूर्व परंपरागत में बच्चे छोटे हैं, यहीं पर बच्चों में 4 से 10 वर्ष की आयु में बच्चों में नैतिकता नहीं होती, एक सामान्य समझ भी होती ना दोस्तों, तो आप स्वाभाविक यहां पर सी विकल्प को 101% आप यहां पर सही 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 चेन्नई यहां पर सही कर ले जाते। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइएगा, और मैं सबसे कहना चाहूंगा, नीलम चौधरी ये मुझे नहीं आता समझ, कोई बात नहीं, आप मुझसे बोलिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। यहां पर किरण यादव हैं, किरण है, यहाँ पर काफ़ी बच्चे, पूजा मिश्रा हैं, नीलम हैं। दोस्तों मैं साइड में आया हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ सिस्टम में, और मैं सारे कल्पना से कहना चाहूँगा, विनोद से कहना चाहूँगा, नीलम से कहना चाहूँगा, किरण से कहना चाहूँगा, कुसुम, मधु, निष्ठा, विनोद, मैक्सवेल, रिया भारद्वाज, किरण यादव, फ्यूचर टीचर, कल्पना है, मैं सारे बच्चों से, गुंजा से कहना चाहूँगा, दोस्तों आप हमारी शक्ति हैं, एक बात मान के चलिए, आप हमारी शक्ति हैं, और शक्ति जब कमजोर हो जाए ना तो फिर मजा नहीं आता है ना। तो अगर आप मेरी शक्ति हैं, आपसे मुझे प्रेरणा मिलती है, क्यों, देखिए आप लोग आएंगे ना तो बहुत कुछ करने का मन करता है, तो मेरा केवल एक निवेदन है आप लोगों से, उस निवेदन को स्वीकार जरूर करिएगा। अगर आप इज्जत करते हैं, अगर मानते हैं, तो इस सेशन को आप यकीनन अपने फ्रेंड सर्किल पे एक बार आज जरूर शेयर करिए, और शेयर नहीं करिए व्हाट्सएप पे भी आप लगाइए। सर मैंने लाइक कर दिया, आपने पेज भी लगा लीजिए। चलिए आगे आएंगे, यहां पर क्या बोल रहा है देखो, उसने क्वेश्चंस पूछा है, कौन सा रचनात्मक आकलन काम नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न, देखो भाई खुले अंत वाले प्रश्न अच्छे होते हैं, क्यों,
क्योंकि ये सीमित नहीं होते, विस्तार से बताए जा सकते हैं, और अगर विस्तार से बताए जा सकते हैं तो रचनात्मक आकलन तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग, बिल्कुल बात सही है, अवलोकन करते हैं, बिल्कुल बात सही है, लेकिन फॉर्मेटिव में या रचनात्मक, जिसको हम लोग निर्माणात्मक आकलन के नाम से जानते हैं, जहां बालक अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, आवश्यकताओं को, लेकिन कभी भी हम उनकी योग्यता को क्रम से निर्धारित नहीं करते, क्योंकि ये तुलना का प्रतीक है, कक्षा में भेद का प्रतीक है, कक्षा को विभेदित कर रहा है, ये योगात्मक का सूचक है। आपका ध्यान रखना, क्योंकि योगात्मक में अंक देकर हम लोग पता करेंगे कौन ज्यादा कौन कम, ये नहीं है विशेषता। ये आपका डी लगाइएगा, यही आपका, बहुत अच्छी बात है, सारे लोगों ने बेहतर 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 आंसर दिए हैं। और हमेशा आकलन फॉर्मेटिव रखिए, समेटिव नहीं रखना है, क्योंकि समेटिव अंकों की बात करता है, जबकि फॉर्मेटिव सुधार की बात करता है, जैसे रचनात्मक। आइए, बहुत शानदार प्रश्न है। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे। यहां पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तब भी ध्यान रखना। 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या आ रहा है आंसर? 11वें नंबर का प्रश्न का एक बार आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। यहां पर मैं देख पा रहा हूं आप लोगों के कितने आंसर आ रहे हैं यहां पर। एसएस सर बाय मत कहिए, बाय आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हरियाणा टेट सब कवर हो जाएगा यहाँ पर सर। रीड का भी क्लास, बच्चे प्रश्न पत्र ऐसे चलाएंगे मधु यहाँ पर कि सारी चीजें कवर हो जाएं, आपकी रीड की भी कवर होंगी, सर चीज कवर होंगी। हाँ, अभी ज्ञान गंगा में सीडीपी का पेपर नहीं लगा है, और सीडीपी अभी सीटेट का मॉडल पेपर नहीं जा रहा है, तो उसकी मेरे पास जानकारी नहीं है। हो सकता जो भी प्लानिंग में हो या जो भी पढ़ाए, जो भी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, अभी वो नहीं चल रहा है। चलिए 11वें नंबर में यहां पर आते हैं, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण। अरे भाई, समाज विधि एक व्यक्ति ने दिया था, जिसको हम जैकब मैरिनो के नाम से जानते हैं। पहले तो यही ध्यान रख लेना कि सोशियोमेट्री या समाज विधि के पिता कौन है, तो जैकब मैरिनो। और क्वेश्चन की डिमांड में बोला है कौन सा प्रक्षेपण नहीं है, और दोस्तों समाज विधि ही आपकी प्रक्षेपण विधि नहीं मानी जाती, नहीं मानी जाती, नहीं मानी जाती। 3 बार मैंने आपके सामने बोला। अगर प्रक्षेपण कोई विधि है, और प्रक्षेपण का क्या अर्थ होता है, पहले तो मान के चलिए ये BCD प्रक्षेपण है। स्याही धब्बा परीक्षण 1921 में स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड के एक व्यक्ति हुए हैं, जिसको हम हरमन रोड्सा के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 10 ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड ताश के पत्तों पर कुछ अननोन चित्र बने हैं। रियल में वो कोई चित्र नहीं है, वो दिख ऐसे रहे कोई चित्र है। अब बालक के सामने वो चित्र आएगा तो बालक देखेगा ये भूत की तरह लग रहा है, ये जानवर की तरह लग रहा है। बस जो स्याही धब्बा का अर्थ होता है, जो स्याही फेंकी हमने पत्तों पर, उससे कुछ ऐसे चित्र बन गए जो रियल में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ है। और जब बच्चों के सामने आएगा तो बच्चे अपने अचेतन मन को उस चित्र को देखकर अपने बाहरी, अपने आंतरिक व्यवहार को बाहर लेकर आएंगे, अचेतन मन को। ऐसे परीक्षणों को हम प्रक्षेपण के नाम से जानते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो आपका स्याही धब्बा परीक्षण दोस्तों, जिसको हम इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से जानते हैं। इंक ब्लॉट का अर्थ होता है स्याही का धब्बा। TAT दोस्तों ध्यान रखना, TAT का अर्थ होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का अर्थ है थैमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। एप्रिसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जो मॉर्गन एवं मुरे ने दिया था। मरे मुरे हम लोग बोल देते हैं। 31 कार्ड का इस्तेमाल, जिसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट था, 30 रंगीन कार्ड थे। तो TAT आपका, ये भी आपका प्रक्षेपण है। और जहां भी कार्ड पर या टीवी पर कोई ऐसी पिक्चर चल रही है
जो रियल में कुछ नहीं है और लेकिन बच्चों को दिखाई जा रही है, ताकि अचेतन मन उन चित्रों को देखकर अपने आंतरिक व्यवहार को बाहर लेकर आए। यह भी आपका ध्यान में रखना है। और एक बात और, सामान्यतः आप मॉर्गन मूरे का नाम ध्यान रखते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में टीएटी किसने दिया, भारत में टीएटी अगर किसी ने दिया है तो वहां पर आप जरूर ध्यान में रखिएगा, उमा चौधरी का नाम आता है। इन्होंने भारत में टीएटी दिया था। और सीएटी जो होता है आपका, सीएटी, यहां पर सीएटी का अर्थ होता है चाइल्ड एप्रिसेप्शन टेस्ट। आपको याद आ रहा होगा, लियोपोल्ड बेलक का नाम ध्यान रख, लियोपोल्ड बेलक, याद आया आप लोगों को? लियोपोल्ड बेलक बाल अंतर्बोध परीक्षण, छोटे छोटे बालकों पर, जहां 10 कार्ड के माध्यम से बालकों के आंतरिक अचेतन मन को जाना जाता है। उम्मीद है यहां तक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और रही बात सीटेट की, तो दोस्तों अभी सीटेट का मॉडल पेपर ज्ञान गंगा के मंच पर चल रहा है, गणित का चल रहा है, ईवीएस का चल रहा है, संस्कृत का चल रहा है, लेकिन अभी यहां पर सीडीपी का नहीं चल रहा है। खैर मैं उस पर नहीं बोलूंगा। अभी हमारा यहां पर सुपर टेट का चल रहा है, यहां पर ध्यान रखना। और सुपर टेट का अर्थ हो गया केबीएस, एनवीएस, रीड, सारी चीजों को कवर करते हुए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगले क्वेश्चंस पर आएंगे। यहां पर चलिए यहां पर अगले प्रश्न पर आएंगे। उमा चौधरी हैं यहां पर, सारे के सारे यहां पर बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए सारे के सारे लोग यहां पर आंसर देंगे, प्लीज आंसर दीजिएगा। हाँ, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन। अरे भाई, अनुबंधन शब्द बहुत बेहतर नहीं है, और अनुबंधन व्यवहारवादी इस्तेमाल करते हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव जैसे। जबकि लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे तो निर्मितवादी हैं, जहां बालक खोज के द्वारा ज्ञान का निर्माण करेगा, और अनुबंधन का तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। और पियाजे और वाइगोस्की जब निर्मितवाद पे आधारित हैं तो बच्चे लर्निंग सक्रिय करेंगे, निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकती, और बार बार दोहराव से तो हो ही नहीं सकती। बार बार दोहराव, आवृत्ति, रिपीटिशन, और अनुबंधन तो व्यवहारवादियों की आदत है कि रिपीट कराते हैं, याद कराने में हटा दो। सक्रिय विनियोजन यानी कि बच्चे एक्टिव लर्निंग करते हैं ताकि उसका अर्थ निर्माण कर सकें। यही पियाजे चाहता था, यही वाइगोस्की चाहता था। पियाजे चाहता था कि बच्चे खुद अपने ज्ञान का निर्माण करें, निर्मितवाद के आधार पर पुराने और नए ज्ञान को जोड़कर ज्ञान की खोज करें, वातावरण से इंटरेक्ट करें। बस वाइगोस्की इतना बोलता था कि बच्चे जब वातावरण में जब कोई काम करेंगे और नहीं कर पाएंगे तो उनको सोसाइटी में थोड़ी मदद दी जाएगी, स्कैप फोल्डिंग दी जाएगी MKO के द्वारा, और उसके ज्ञान के स्तर को थोड़ा बढ़ाएंगे, ZPD तक लेकर जाया जाएगा। और दोनों बोलते हैं कि बच्चे स्वयं करें और खोजबीन के द्वारा करें। पियाजे बोलता है स्वयं करने दे, वाइगोस्की बोलता है स्वयं करने दो, लेकिन समाज सोसाइटी की मदद जरूरी है। यहां पर ध्यान रखना। अगले पॉइंट पर आएंगे। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में मानसिक क्रिया है। यहां पर सारे लोग यहां पर राइट आंसर दें। क्या होने वाला है यहां पर, प्लीज दीजिएगा। कितने लोग सही कर पाएंगे, हम देखना चाहते हैं। चलिए आंसर दीजिए। ये सॉस नहीं है बच्चे, ये रॉस लिखा हुआ है, और यही इसका आंसर है। यानी कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसने दिया? जॉन डीवी ने? नहीं, जॉन डीवी तो इस बात पे ज्यादा फोकस करते थे कि एजुकेशन कैसा है, त्रिध्रुवीय, ठीक है। और जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षण की बात करी है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन।
लेकिन चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ये गिलफोर्ड ने भी नहीं कहा, क्रूज ने भी नहीं कहा, ये बात एक डेफिनेशंस के रूप में आपको रॉस का नाम ध्यान में रखना पड़ेगा, यहां पर ध्यान रखना। अब गिलफोर्ड कौन है आगे आएगा, क्योंकि गिलफोर्ड नाम इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बुद्धि पर इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था और वो सिद्धांत त्रिविमीय सिद्धांत के नाम से या 3D सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आगे चर्चा करेंगे हम लोग, अभी इतना ध्यान रखना। आइए यहां पर 15 नंबर का प्रश्न है और 15 नंबर के प्रश्न पर हम लोग देखते हैं यहां पर क्या है मामला। चलिए सारे के सारे लोग यहां पर ध्यान से देखिए। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। बार बार दोस्तों मैं इस प्रश्न को लेकर आता हूं, बहुत बार छत पर बैठे दो कौवे टकटकी लगाए देख रहे हैं ताकि कुछ नया मिल सके, स्मेल नया सुन सकें। देखो नया यानी कि रचनात्मक, और टकटकी लगाई ध्यान से देख रहे हैं यानी कि ध्यान लगाना आपका मानसिक क्रिया। ध्यान लगाओगे अच्छे से तो कुछ नया कर पाओगे। ये आपका क्रो एंड क्रो का है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ए फॉर एप्पल क्रिएटिविटी के बारे में एलिस क्रो जो दोनों खानदानी कौवे हैं, उन्होंने बोला था सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि कुछ भी मौलिक नवीन काम करोगे उसके लिए आपको फोकस मानसिक दिमाग लगाना पड़ेगा। छत पर बैठे दो कौवे टकटकी लगाए देख रहे थे मानसिक चिंतन करके कुछ नया कैसे करना है। जेम्स ड्रेवर्ड के बारे में जरूर ध्यान रखना। इन्होंने बोला था नवीन रचना उत्पादन क्रिएटिविटी है, यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात हो गई। रॉस के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही मिथ्या परिपक्वता शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि बाल्यावस्था में बच्चे ऐसे दिखाएंगे जैसे कि बहुत बड़े हो गए हों, जैसे मैच्योर हो गए हों उत्तर बाल्यावस्था में, है ना। ये चीज आपको समझ में आई थी। स्किनर के बारे में हम लोग जानते ही हैं, RS सिद्धांत है, और इन्होंने जो लैब बनाई वो लैब एक यंत्र की तरह थी। पहले व्यवहारवादी जिन्होंने अपने पूरा प्रैक्टिकल लैब बनाई थी, यंत्र वंत्र ऑडियो वीडियो सब कुछ इस्तेमाल करा था अपनी एक्सपेरिमेंट लैब में। यहाँ पर किसने? स्किनर साहब ने। आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर के प्रश्न पर, और यहां पर 16वें नंबर का प्रश्न है। यहां पर देखते हैं, कहुआ मामा की भी इसकी तैयारी करो विनोद यार। अरे आप तो बस यहां पर आते रहिए, सारे के सारे बस जो कुछ होगा देख लिया जाएगा। चलिए आपको समझ में आया। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने करी? देखो यहां पर ग्रंथि बोला है, कदकाठी नहीं बोला। अभी कुछ समय पहले मैं ये प्रश्न लेकर आया था जब मैंने यूपी टेट का कराया भी था। यहां पर उसने कद काटी, मोटा, नाटा, छोटा, लंबा, मसल्स वाला, दुबला पतला नहीं बोला कद काटी। एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, ये जो कद काटी बनावट, मोटाकार, सुंडाकार, गोलाकार, सुडोलकार, ये नहीं बोला उसने। उसने बोला हमारे शरीर में ग्रंथि है, जैसे एड्रिनल ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि होती है, ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं। उस ग्लैंड हार्मोन की वजह से जो हमारा व्यक्तित्व है, और ग्लैंड में हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन से लिक्विड निकलता है। लाल अगर शरीर से है तो लाल यानी कि खतरा, यानी कि गुस्से का प्रतीक होता है। व्हाइट शांति का होता है। येलो इमोशनल हो सकता है। तो ऐसे शरीर से द्रव हैं जो हमारी ग्रंथियों से हैं। ये आपका कैनन ने दिया था 100%। आप सी आंसर लगाइए। ये तो कद के आधार पर, कद यानी कि काटी के आधार पर, लंबाकार, यहां पर गोलाकार, यहां पर सुंडाकार, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी के आधार पर। स्प्रेंजर ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ अ मैन। इन्होंने 6 मूल्य बताए हैं।
6 मूल्य यानी कि 6 सामाजिक मूल्य। कोई व्यक्ति आर्थिक हो सकता है, कोई व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, कोई व्यक्ति व्यापारिक आर्थिक गतिविधियों में पाया जा सकता है। तो स्प्रेंजर ने 6 सामाजिक मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करा। पुस्तक का नाम मैंने आपके सामने लिख रखा है। क्वेश्चंस की डिमांड के अनुसार कैनन यहाँ पर 100% है। आगे आएंगे, यहाँ पर आगे आने के बाद यहाँ पर सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर भी कर दो यार, आप लोग शेयर भी कर दो। आप लोगों के लिए इतना जी जान से जुटे हुए हैं, ये आप लोग नहीं समझ सकते अभी इस चीज को। सब आएगा, वक्त जो है ना सबकी परीक्षा ले रहा है। मैं आपको सच बताऊं तो, है ना, हार नहीं मानना है। आपको क्या लगता है कि आप लोगों के लिए हम लोग को बुरा नहीं लगता? बहुत बुरा लगता है। चलिए आंसर दीजिए। देखो, स्वयं अपना मूल्यांकन करना किसके सिद्धांतों पर आधारित है? व्यवहारवाद? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात व्यवहारवाद में कही नहीं गई। व्यवहारवाद में तो पुनरावृत्ति, दोहराव के द्वारा, ड्रिलिंग के द्वारा सीखने की बात है। ए हो ही नहीं सकता। संज्ञानवाद में हम ज्ञान का खोज करते हैं सक्रिय खोजबीन के द्वारा, लेकिन उन्होंने स्वयं मूल्यांकन की बात की है। तो ये निर्माणवाद आपका बिल्कुल होगा, क्योंकि यही तो मूल्यांकन का एक प्रकार है जिसे हम लोग रचनावाद के नाम से जानते हैं। यहां पर आप लोग सी विकल्प लगाइए, देखता हूं कितने लोगों का राइट आंसर आ रहा है। आगे आएंगे, चलिए सारे के सारे लोग आंसर दें। चलिए यहां पर किरण चौहान भी हैं, फॉर्मेटिव एग्जैक्टली, कल्पना सरोज हैं, यहां पर राही हैं, यहां पर देख पा रहा हूं मैं, यहां पर निर्माण है, बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं 18वें नंबर का प्रश्न कितने लोग कर पाएंगे। प्रज्ञा पता क्या होता है? बुद्धि। भगवान आपको भला करे, बुद्धि दे, विवेक। और बुद्धि की संरचना SI। S पता क्या होता है? स्ट्रक्चर। I का अर्थ होता है इंटेलिजेंस। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। यानी कि बुद्धि की क्या होती है? संरचना, उसका स्ट्रक्चर होता है। और वो स्ट्रक्चर पता कैसा होता है? 3D होता है। 3D का अर्थ होता है त्रिविमीय। त्रिविमीय का अर्थ होता है एक एक्स अक्ष, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस। क्योंकि इसका आंसर जेपी गिलफोर्ड है, जॉय पॉल गिलफोर्ड बी। कितने लोगों का बी आंसर आया है पहले तो हमको ये बताएं। मुझको लगता है कि इस वाले क्वेश्चन में बहुत लोग अड़ गए होंगे, समस्या आई होगी, क्योंकि उन्होंने त्रिविमीय नाम तो 3D मॉडल तो हो सकता सुना हो, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि बुद्धि का SI मॉडल किसने दिया? स्ट्रक्चर इंटेलिजेंस। स्ट्रक्चर यानी कि कुछ आकार है बुद्धि का, स्ट्रक्चर इंटेलिजेंस जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। और इसी सिद्धांत को बुद्धि का 3 डायमेंशन त्रिविमीय मॉडल। अब स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है कि गिलफोर्ड ने यहां पर एक क्यूब या घन लगा दिया था, और घन को पूरी तरीके से इस तरीके से व्यवस्थित करने के बाद छोटे छोटे इस तरीके से सांचे बना दिए। ऐसे ही तो होता है घन। और ये चूंकि एक क्यूब है, 3D आकृति है, और इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने के बाद इन्होंने कुछ फॉर्मूले के आधार पर बुद्धि के भाग बताए थे। पहले 120, फिर 150, फिर 180, एसेट्रा एसेट्रा। 3 आयामों पे रखकर एक क्यूब, एक घन की आकृति। यहां पर गिलफोर्ड आपका राइट होगा। दोस्तों गार्डनर तो याद करिए, गार्डनर तो बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे जिसे हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से गार्डनर के सिद्धांत को हम लोग जान पा रहे होंगे। यहां पर बहुबुद्धि सिद्धांत जो गार्डनर ने दिया था अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में, फ्रेम्स ऑफ
माइंड में यहां पर इस बात को ध्यान में रखना। स्पीयरमैन ने दो खंड का सिद्धांत दिया, ध्यान रखिएगा, दो खंड का सिद्धांत दिया, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। ये स्पीयरमैन से जुड़ा हुआ है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप बात को समझ पा रहे होंगे सारे के सारे। यहां पर हाँ, यहां तक आप लोगों को दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई भी दिक्कत। स्पीयरमैन अगर आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा द्वि कारक या दो खंड, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक का सिद्धांत जो है आपका स्पीयरमैन ने दिया था। गिलफोर्ड के बारे में मैंने आपके सामने सब कुछ बता ही दिया है। थर्स्टन के बारे में आगे चल के हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां पर कोई दिक्कत। चलिए, भारत में टीएटी को किसने विकसित किया? अरे भैया थोड़ी देर पहले ही बोला था टीएटी, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, और वहां पर मैंने उमा चौधरी नाम बताया भी था। तो भारत में टीएटी को किसने विकसित किया है? उमा चौधरी। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण उमा चौधरी के द्वारा दिया गया था। आइए आज के लास्ट प्रश्न पर, यहां पर 20 नंबर का प्रश्न है, और 20 नंबर का प्रश्न है, बहुत शानदार है, बेहतर है, और आप लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यहां पर ध्यान से देखते हुए चलिएगा, क्या है यहां पर मामला। यदि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए उसका निर्माण हुआ है तो परीक्षण का वह गुण है। मैं सारे बच्चों से यहां पर निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग सेशन में प्लीज शामिल हो। मैं इस ट्रस्ट के साथ, आप लोगों के साथ यहाँ पर इतने दिनों से आप लोगों के बीच में हूँ, और आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं सीटेट की बात तो अभी नहीं करूँगा। आप सुपर टेट में अगर अच्छा करना चाहते हैं, केबीएस में, आप अपनी डिमांड रखो। बस मेरा एक इतना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट प्रदान करें। जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो टीचर बता देता है, और जब बच्चे और प्रश्न करते हैं, जब नहीं बता पाते तो एक जिज्ञासा आती है। तो आप जितना ज़्यादा करेक्ट रहेंगे उतना ही हमको भी अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन है। 20 में यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यदि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके मापन के लिए उसका निर्माण हुआ है तो परीक्षण का वह गुण क्या कहलाएगा? सीधा सा अर्थ है वैधता। राइट आंसर है यहां पर वैलिडिटी, यहां पर वैधता, यहां पर 100% यहां पर राइट आंसर लगाइएगा। वैधता, वैधता। कितने लोगों का आंसर आया है? कितने लोगों का आंसर आ रहा है 20 में? अरे गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया मेरे बच्चे, हो गया गलत। अब यहां पर ध्यान रखना। अब देखो, आपको नहीं लगता कि जब आप सीडीपी का पेपर देने जाओगे तो उसमें पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न होंगे? क्या उसमें कानून के प्रश्न होंगे शामिल, लॉ के, आईपीसी के? क्या उसमें खतौनी जो होती है आप लोगों की जमीन मापन के, उसके प्रश्न शामिल होंगे? नहीं। यानी कहने का अर्थ है जब कोई भी पेपर बनाया जाता है वो उन उद्देश्यों को शामिल जरूर करता है जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो बनाया गया है। अब मैं एसआई के पेपर में पेडागोजी शामिल नहीं करूंगा, टेट के पेपर में शामिल करूंगा, लेखपाल में लेखपाल वाले प्रश्न। यानी कि यहां पर वैधता 100% सही होगा, क्योंकि वैलिडिटी का अर्थ ही होता है कि ऐसा पेपर जो उन उद्देश्यों को पूरा कर पाए जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो तैयार किया गया है, बनाया गया है, तो वो उसका वैधता कहलाता है। ए यहां पर 100% राइट है। और विश्वसनीयता का अर्थ हमेशा ध्यान रखना, बारंबार बारंबार जितनी बार भी कॉपी चेक करे, अंक नहीं बदले तो भेदभाव नहीं है, वो चीज विश्वसनीयता कहलाता है। और वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है कि कितना उत्तर? एक उत्तर हो, क्योंकि एक उत्तर भेदभाव का प्रतीक नहीं होता। सारे लोग एक ही उत्तर पर आएंगे तो अच्छा है। बचपन में जब लंबे लंबे प्रश्न लिखते थे, उत्तर आते थे, तो टीचर से आप कहते थे आपका वो भाई है, आपने उसको ज्यादा दे दिया। वो सब्जेक्टिव पेपर आते थे, गाय पर निबंध लिखना आपके खानदान का है। तो ऐसे प्रश्नों से बचते हैं हम लोग, और हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाते हैं, क्योंकि हम लोग एक विकल्प, और एक विकल्प जो आंसर होगा वो सभी लोगों का या तो सही या तो गलत, यही चीज जीवन का सच है। तो वस्तुनिष्ठ के बारे में मैंने बताया, विश्वसनीयता के बारे में बताया, और वैधता के बारे में आपको बताया। उम्मीद है यहां तक आप यहां पर मेरी बात को समझ पाए होंगे, ठीक। फ्यूचर टीचर हैं, कल्पना सरोज हैं, यहां तक सारे के सारे बच्चे बात को समझ पा रहे होंगे। यहां पर
आइए आज के लास्ट प्रश्न पर आते हैं, और लास्ट प्रश्न आपका यहां पर क्या है। हॉवर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि फ्रेम्स ऑफ माइंड, द मल्टीपल इंटेलिजेंस, द फ्रेम्स ऑफ माइंड, द मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर ने लिखी है, और उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। गार्डनर ने विश्लेषण बुद्धि नहीं बताई, क्रिएटिव रचनात्मक बुद्धि नहीं बताई, गार्डनर ने व्यवहारिक बुद्धि नहीं बताई, और ये जो नई नई बताई ना, ये क्रॉस लगी हुई हैं, ये 3 बुद्धियां तो स्टर्नबर्ग ने बताई थी अपने त्रितंत्रीय। हाँ, गार्डनर ने प्रकृतिवादी इंटेलिजेंस जरूर बताएगी। हमारी प्रकृति, हमारी नेचर में पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, खनिज, मिनरल्स हैं। हमारे फार्मर खेती बाड़ी करते हैं, हम नर्सरी पौधशाला का काम करते हैं। तो उस प्रकृति में इंटरेस्ट, नेचर में इंटरेस्ट, उससे जुड़ी हुई विषय वस्तु में इंटरेस्ट रखने वाले जीव जंतु, वनस्पति, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, फार्मर, किसान वगैरह, खनिज की खोज, ये सब कुछ आपका प्रकृतिवाद बुद्धि, ये गार्डनर ने बताया है। सी विकल्प आप 100% यहां पर राइट लगाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, आज का हमारा सेशन 21 क्वेश्चंस के साथ यहां तक आप लोगों के बीच में संपन्न हुआ। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बेशक चर्चा करिएगा और सेशन को शेयर करते रहिएगा। मुलाकात तो आप लोगों के साथ होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।